के बारे में जानेंगे। तो वायुमंडल क्या है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है, उसी आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं, वायुमंडल हमारी पृथ्वी के लिए छन्नी का काम करता है। हर चीज़ वो हमको फ़िल्टर करके यहाँ तक देती है। आप चाय को हम एक बार छान के पीते हैं, लेकिन वायुमंडल, प्रकृति ने वायुमंडल हमको दिया है, और वायुमंडल हमको पांच पांच लेयरों में सुरक्षा देता है। पांच लेयर कौन सी है वायुमंडल की? वायुमंडल की पांच लेयर होती हैं। पहली लेयर कौन सी है? ये अगर जो हमारी पृथ्वी है भाई, इसको हम अर्थ बोलते हैं। तो पृथ्वी है, इसके सबसे पहला जो मंडल होगा उसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। ये हमारा क्षोभ मंडल है। ये 12 किलोमीटर की रेंज तक फैला हुआ है। 0 से लेकर के 12 किलोमीटर की रेंज तक क्षोभ मंडल जाता है। इसके ऊपर जो होता है हमारा समताप मंडल होता है। ये समताप मंडल है। ये 12 से हमारा जाता है 50 किलोमीटर की रेंज तक। अगला मंडल आता है मध्य मंडल। ये 5 मंडल में सुरक्षा दे रहा है, 5 लेयर में। तो पांचवा मंडल, तीसरा मंडल मध्य मंडल होगा। इसको हम लोग मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। ये मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। चौथा मंडल आता है हमारा ताप मंडल। ये 80 से 700 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। अगला हमारा मंडल आता है, ये देखो, ये बाह्य मंडल है, बाहरी मंडल है। ये हमारे धरती के मंडल हैं। पहला मंडल क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल। इन सारे मंडलों के अपने अलग अलग काम हैं। अब देखो, जो क्षोभ मंडल है, ये मंडल न होते तो हम लोग धरती पर ऑक्सीजन नहीं ले सकते थे। मंडल हमारे लिए, जो वायुमंडल है, ये मनुष्य को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसमें धूल के कण होते हैं, वो धूल के कण बादलों का निर्माण करते हैं, जिससे बारिश होती है। अब क्षोभ मंडल जो पहला मंडल है, वो 0 से 12 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। तो इस मंडल के दोस्तों जो काम है, समस्त दैवीय घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती है। मनुष्य को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन इसी क्षोभ मंडल में है। बादलों का निर्माण इसी क्षोभ मंडल में होता है। बारिश होना इसी क्षोभ मंडल में है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड समस्त क्रियाएं इसी क्षोभ मंडल में होता है। सांस लेने के लिए इसमें ऑक्सीजन रहता है क्षोभ मंडल में। बादलों का निर्माण भी इसी में होता है, बारिश भी इसी में होती है। धरती का पहला मंडल क्षोभ मंडल है। इस मंडल की एक अन्य खासियत ये होती है, क्षोभ मंडल के क्या काम है? क्षोभ मंडल धरती का सबसे निचला मंडल है, जिसे हम लोग, जो 0 से 12 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है, इस क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में समस्त जैविक क्रियाएं इसी मंडल में होती हैं। समस्त जैविक क्रियाएं, भाई, समस्त जैविक क्रियाएं होता है। और क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड समस्त क्रियाएं इसी मंडल में होती हैं। ये हो गया। जीवों को लेने के लिए, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन इसी मंडल में होता है। जीवों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन भी होता है। 99% इसमें जलवाष्प होती है। 99% जलवाष्प होती है। और जो जलवाष्प होगी तो बादल भी बनेंगे भाई। तो बादल भी इसी मंडल में बनते हैं, क्षोभ मंडल में। यानी कि इतने चीजें देख के, ये फीचर्स देख के हम कह सकते हैं क्षोभ मंडल मनुष्य सभी जीवों के लिए सबसे उपयोगी है। समस्त जैविक गतिविधियां इसी क्षोभ मंडल में होती है। ये धरती का पहला मंडल है। दूसरा मंडल आता है हमारा समताप मंडल, जो 80 किलोमीटर की रेंज तक फैला हुआ है। 50 से क्षोभ मंडल के बाद हमारा समताप मंडल आएगा। समताप मंडल में क्या होता है? ये पहली चीज तो ये हवाई जहाज के लिए, हवाई जहाज उड़ाने के लिए इसको आदर्श मंडल मानते हैं। हवाई जहाज के लिए आदर्श मंडल। इस आदर्श मंडल का कारण क्या है? समताप मंडल में कोई भी
प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती, जैसे बादलों का बनना, बिजली का गिरना, ये सब इसमें कुछ नहीं होता है। आंधी तूफान बारिश कुछ भी इसमें नहीं होता समताप मंडल में। और हवाई जहाज इसीलिए इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल को आदर्श मंडल कहा जाता है। अब देखो, लोग कहते हैं जब जब बिजली इस मंडल में गिरेगी ही नहीं, तो फिर भाई बादल जब यहाँ बनेंगे ही नहीं तो बिजली कहाँ से गिरेगी? ये बिजली कहाँ से गिरती है? देखो, जब दो बादल, बड़े बादल आपस में टकराते हैं तो उनके फलस्वरूप एक विद्युत उत्पन्न होती है। कोई चीज जब आपस में रगड़ेंगे तो उससे एनर्जी उत्पन्न होगी, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक निगेटिव एनर्जी। दो बादल आपस में टकराते हैं तो उनसे बहुत बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न होती है, वो करोड़ों वोल्ट के बराबर होती, और वही बिजली ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरती। यहाँ पर गांव में क्या लोग कहते हैं, गांव में कहते हैं कि आकाशीय बिजली अगर जो गोबर के ऊपर गिर जाएगी तो गोबर सोना हो जाएगी, घूरे के ऊपर गिर जाएगी तो घूर सोना हो जाएगी। ऐसा भाई कुछ भी नहीं। देखिए, ये मन गढ़ंत कहानियां हैं, बिजली का गोबर से कोई लेना देना नहीं। पहली घटना तो ये हम बताते हैं कि ये आकाशीय बिजली गिरती कहाँ है। ये बिजली अपने बिजली वाले क्षेत्र पर ही गिरेगी। देखो, बिजली ढूंढती है इलेक्ट्रॉन, जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर आकाशीय बिजली सबसे ज्यादा अटैक करेगी। अगर जो कोई आदमी, आदमी में भी इलेक्ट्रॉन है, पेड़ पौधों में भी इलेक्ट्रॉन है, जिसमें जितना ही पत्ता उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन। मनुष्य में भी तो देखो, अगर दोनों हाथ आपस में रगड़े, मनुष्य इस तरीके से खड़ा हो, फैल के खड़ा हो, तो उसका जो है विद्युत एरिया थोड़ा लंबा बढ़ जाएगा, उसमें आवेश दूर तक फैल जाएगा, तो वो आवेश अपनी ओर खींचेगा। बिजली भी एक आवेश उसको खींचेगा अपनी ओर। अगर जो बिजली की घटना, आकाशीय बिजली गरज गरज रही है, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? शांत स्टेज में खड़ा हो जाए, इसे खड़ा हो जाए, सिमट के खड़ा हो जाए, उसका आवेश दूर तक फैलेगा नहीं, तो आकाशीय बिजली भी उसके पास नहीं आएगी। अगर जो वो नहा रहा है पानी में, तालाब में नहाते वक्त भी उसमें आवेश उत्पन्न होता है मनुष्य में बहुत ज्यादा, तो वहां पर बिजली अपने रिश्तेदारों के पास जाएगी। हरे पेड़ पौधों में बहुत ज्यादा पत्ते होते हैं, उन पत्तों के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, वो पेड़ पौधे, उसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में आवेश होता है, और वो आवेश दूसरे आवेश को अपनी ओर खींच रहा है। तो बिजली गिरने की सबसे ज्यादा संभावना पेड़ पौधों की भी होती है। एंटीना के पास न खड़े हो, मोबाइल का प्रयोग, अगर जो मौसम गड़बड़ है तो हो सके मोबाइल का प्रयोग ना करें, क्योंकि मोबाइल में भी दूर संचार भाई एक रेज निकलती है, उन रेज के माध्यम से भी उसमें भी आवेश होगा, रेज के माध्यम से भी बिजली उस ओर आने का प्रयास करेगी। खिड़कियां बंद कर दें, बारिश हो रही है तो छपरों के नीचे हो, चुपचाप बैठे रहो और शांत अवस्था में बैठिए। जितने ज्यादा आप एक्साइट होंगे, आपके अंदर उतना ज्यादा आवेश उत्पन्न होगा, बिजली गिरने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। चुपचाप आदमी बैठ जाए। अब देखो, हवाई जहाज की बिजली काहे नहीं गिरती? तो हवाई जहाज कुछ तकनीकों से बिल्कुल लैस होता है। इसकी जो परत, ऊपरी परत होती है, वो एल्युमिनियम की होती है, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम जो है विद्युत का चालक भी बहुत अच्छा होता है। तो ये काहे को लगाया था भाई? इस पे तो बिजली ज्यादा अटैक करनी चाहिए। पहले तो ये समताप मंडल पे उड़ता है, उसमें बिजली गिरती नहीं है। अगर जो वो समताप मंडल से उड़ते उड़ते क्षोभ मंडल में भी तो आएगा, हो सकता है बारिश हो रही हो तो बिजली गिर जाए। इसकी एल्यूमिनियम की जो परत होती है, वो बहुत, एल्यूमिनियम बहुत हल्की धातु है, इसलिए इसको हवाई जहाज में लगाते हैं। दूसरी चीज है, ये विद्युत उपकरणों से इतना ज्यादा लैस होता है कि इस पर आकाशीय बिजली गिरेगी भी तो वो चुपचाप बिना कुछ दिखाए, बिना अपना पावर दिखाए निकल जाएगी, उसके अंदर बैठे यात्रियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिजली जो है, आकाशीय बिजली, हम किन कहाँ कहाँ पर इससे बच सकते हैं? अगर जो बिजली गरज रही है तो कमरे में, बंद कमरे में रहें, क्योंकि बंद कमरे में रहोगे तो आपके शरीर में आवेश ज्यादा उत्पन्न नहीं होगा। आप मोबाइल का प्रयोग न करें, ट्रांसफार्मर के पास न खड़े हो, तो घूर या गोबर पे बिजली गिरेगी, ऐसा कुछ सोना नहीं होता है। अगर जो गोबर पे बिजली गिरने से गोबर सोना होता तो पूरे गांव में अपने गोबर गोबर बिछा दी, पूरा सोना हो जाए। तो ये हमारा समताप मंडल है। इस मंडल में कोई भी दैवीय घटनाएं नहीं होती हैं। हवाई जहाज उड़ाने के लिए इसको हम आदर्श मंडल बोलते हैं। अगला आता है मध्य मंडल, इसको हम ठंडा मंडल भी बोलते हैं। जो मध्य मंडल है, ये मध्य मंडल क्या काम करता है? मध्य मंडल हमारे वायुमंडल की तीसरी परत है। ये फैली हुई है 50 से 80 किलोमीटर, मतलब ताप, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल आता है, ये फैला हुआ। मध्य मंडल एक ठंडी परत होती है, हमारे वायुमंडल की ठंडी परत है, ठंडी लेयर। अब इस लेयर में भैया जहाँ ठंडक होगी तो इसमें उपस्थित जलवाष्प रात में बादलों का निर्माण करती है। इसकी जलवाष्प जो है वो रात को बादलों का निर्माण करेगी।
निर्माण। और जो हमारे वायुमंडल के सबसे ऊंचे बादल होंगे वो मध्य मंडल में ही बनते हैं। दूसरा काम इसका क्या होता है, ठंडा होने के कारण अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्का पिंड, अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड होता है, उल्का पिंड किसी तारे का टूटा हुआ भाग, बहुत ज्यादा गर्मी होती है उसमें, ज्वाला होती है, वो जब सब मध्य मंडल में आता है, मध्य मंडल ठंडा होता है, तो अंतरिक्ष से वो आता है मध्य मंडल में आके ध्वस्त हो जाता है, यानी कि वो हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसमें क्या होता है, उल्का पिंड ध्वस्त होते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं ये ठंडी परत होने के कारण। अगला आता है हमारा तापमंडल। हमारा आता है तापमंडल। तापमंडल क्या है भाई, ये जो तापमंडल है वो हमारे वायुमंडल की चौथी परत है, जो सूरज के बहुत करीब होने के कारण, सूरज के बहुत ये करीब है, तो करीब है तो इसमें क्या क्या गुण होंगे, इस परत में जो अणु होते हैं उनका घनत्व तो बहुत कम होता है, अणुओं का घनत्व तो बहुत कम होता है, तो ज्यो ज्यो वो कण अणु ऊपर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो ताप उनका ताप क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। भाई जब घनत्व तो कम होगा तो ऑटोमेटिक और ऊपर जाएंगे, और ज्यो ज्यो ऊपर जाएंगे भाई, जो चीज जैसे जैसे ऊपर जाएगी सूरज के पास, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो करीब ये सूरज के तापमंडल सूरज के बहुत करीब है, तो करीब होने के कारण इनके अणुओं का घनत्व तो बहुत कम होता है। जब अणुओं का घनत्व कम होगा तो अणु ऊपर की ओर जाएंगे, और वो अणु ज्यों ज्यों ऊपर की ओर जाएंगे त्यों त्यों उनका ताप बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये चीज हमारी क्लियर होगी। अब धरती के जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में तमाम गैसें होती है, वो गैसें कौन कौन सी होती हैं, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में, हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है भाई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होती है वो होती है हमारी 21%। उसके बाद आर्गन होता है, आर्गन हमारा चलता है 0.93%। लास्ट में सबसे कम मात्रा में कार्बन डाई ऑक्साइड गैस पाई जाती है, जो केवल 0.3% ही है। ये वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का मिश्रण है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो 78%। और यहाँ नाइट्रोजन की बात आई है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो बढ़ते हुए पेड़ों को आवश्यकता होती है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जो पेड़ ग्रोथ कर रहे हो उनको सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता होती है, और ये उर्वरक यूरिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बोरी पे साफ साफ लिखा होता है 46% नाइट्रोजन, यानी कि हम कह सकते हैं बढ़ते पेड़ों को सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगला मंडल मंडल है हमारा वायुमंडल। ये वायुमंडल क्या है, ये धरती के हमारे वायुमंडल का सबसे बाहरी हिस्सा है, जो 700 किलोमीटर से लेकर के तापमंडल के बाद 700 किलोमीटर के बाद से 1,90,000 किलोमीटर की रेंज तक फैला हुआ है ये वायुमंडल। ये वायुमंडल सभी कृत्रिम उपग्रहों, कृत्रिम जितने भी उपग्रह हैं इसी मंडल में स्थापित किए थे। कृत्रिम उपग्रह का काम क्या है, वो अंतरिक्ष से आने वाली किसी भी गतिविधि को वो डायरेक्ट उसकी सूचना पृथ्वी तक पहुंचाता है। ये कृत्रिम उपग्रह वायुमंडल में किसी एक कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, जो किसी एक कक्षा में स्थापित होकर पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करते हैं, एक परिक्रमा करते हैं, और वो जो परिक्रमा करते हैं उनकी वेग होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से वो परिक्रमा करते रहते हैं।